नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत एकदम खामोश हो गई है। यह ऐश्वर्या रावत की एक राजनीतिक बड़ी भूल साबित हो सकती है। कैसे, आइए इस पर बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है जिसमें सूत्रों के हवाले से लिखा गया है, बीजेपी ऐश्वर्या रावत को चुनाव प्रचार में उतारने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐश्वर्या रावत का कहना है पहले उनको कोई दायित्व दिया जाए, इसके बाद ही वो आशा नोटियाल के लिए, जो बीजेपी की उम्मीदवार है, चुनाव प्रचार में उतरेगी। अब अंदर खाने बात क्या चल रही है, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान अखबार ने भी यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी है, इस पर भी बहुत कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन 2 बातों पर गौर कर सकते हैं। पहली बात, ऐश्वर्या रावत उस जनसभा में नहीं गई जो आशा नोटियाल के नामांकन के बाद ऊखीमठ में हुई थी। और दूसरी बात, ऐश्वर्या रावत की भूमिका को लेकर बीजेपी की ओर से एक बयान भी आया है। बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है, पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय आने पर उनकी भूमिका पर विचार करेगी। वो पार्टी की उम्मीदवार और पार्टी के साथ खड़ी हुई है, यह बीजेपी के सीनियर नेता विनोद चमोली कह रहे हैं। हम विनोद चमोली का पूरा बयान सुनाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी का इस पर भी बयान आया है। कांग्रेस शैला रानी रावत को लेकर जो केदारनाथ उपचुनाव में एक सिंपैथी का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य, कुछ तर्क और कुछ राजनीतिक सिचुएशन पर गौर करते हैं जो केदारनाथ उपचुनाव में बन रही है। पहली बात, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नोटियाल को 27 अक्टूबर को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद कर्नल अजय कोठियाल ने तुरंत अपने सोशल मीडिया पेजों पर आशा नोटियाल को बधाई दे दी, वो भी टिकट के दावेदार थे। इसके बाद जब 28 अक्टूबर को आशा नोटियाल ने नामांकन पत्र भरा और ऊखीमठ में जनसभा हुई, इस जनसभा के मंच पर कुलदीप सिंह रावत ने भी कहा, वो मौजूद रहे और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा बहन आशा नोटियाल का समर्थन करें। उन्होंने आह्वान किया। कुलदीप रावत भी टिकट के एक बड़े दावेदार रहे हैं। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद आज 4 नवंबर तक करीब 1 सप्ताह होने को आ गया है। बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत खामोश है। वो भी बीजेपी की टिकट की प्रबल दावेदार थी। उनका कोई बयान भी इस दौरान नहीं आया है। 30 और 31 अक्टूबर को ऐश्वर्या रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर अपनी मां शैला रानी रावत को लेकर 2 पोस्ट जरूर की, लेकिन वो ना तो मीडिया के सामने आई और ना ही इस दौरान उन्होंने कोई अपनी भूमिका क्या रहने वाली है आगे, इस पर कोई बहुत स्पष्ट जवाब दिया, कोई बात कर रही है। इसीलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं, क्या ऐश्वर्या रावत एक बड़ी राजनीतिक भूल कर रही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इसको कुछ ही बातों से समझ सकते हैं। जब ऐश्वर्या रावत को यह एहसास हुआ बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही है, तो उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली, कुछ इंटरव्यू भी दिए। टिकट बंटवारे से पहले इस तरह के दबाव की राजनीति की जाती है, ये सभी दल में की जाती है। लेकिन जब टिकट बंट जाते हैं तो यह सामान्य सी एक प्रक्रिया होती है, सभी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं जो टिकट के दावेदार होते हैं। या फिर अगर बहुत ही अधिक नाराजगी है और बहुत ही अधिक ये लगता है कि न्याय नहीं हुआ है उनके साथ, टिकट मिलना ही चाहिए था, तो कई बार नेता दूसरे दल में चले जाते हैं। लेकिन डीएक्टिवेट होने का बहुत कम इस तरह की चीजें सामने आती है, क्योंकि राजनीति व्यक्तिगत विषय होती है। राजनीतिक उपलब्धियां दल के साथ जुड़कर मिलते हैं, ये अलग बात है, लेकिन डीएक्टिवेट होने का मतलब होता है कि आपकी राजनीति जो आगे भविष्य में जो रहने वाली है वो संकट में पड़ सकती है। इसीलिए ऐश्वर्या रावत अगर खामोश हो गई है, चुनाव प्रचार में उस तरह से नहीं उतर रही है, तो यह ऐश्वर्या रावत को व्यक्तिगत हानि हो सकती है राजनीतिक तौर पर। ऐश्वर्या रावत का यह राजनीतिक मैदान में पहला कदम है। उनका राजनीतिक जीवन जो भविष्य है वो बीजेपी में ही दिखता है, कांग्रेस में तो नहीं दिखता है, अगर समीकरण देखे उस सीट के और उत्तराखंड में दोनों दलों के भी। क्योंकि कांग्रेस यह प्रचार तो कर रही है कि बीजेपी को टिकट ऐश्वर्या रावत को ही देना चाहिए था, इस पर सिंपैथी का माहौल भी बना रही है, लेकिन ना तो कोई कांग्रेस का नेता ऐश्वर्या रावत के घर पहुंचा है और ना ही कोई टिकट देने का ऑफर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने 27 अक्टूबर को टिकट की घोषणा की। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी। अगर कांग्रेस के नेताओं, खासकर हरीश रावत और गणेश गोदियाल को बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न मिलने का इतना ही बड़ा दुख हो गया था, तो वो 28 अक्टूबर को मनोज रावत के टिकट को बदल सकते थे।
ऐश्वर्या रावत को टिकट दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। बस यह मुद्दा बनाने की कोशिश है। बीजेपी ने शीला रानी रावत की बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया, यह एक माहौल बनाने की कोशिश है। और इसके पीछे क्या समीकरण है, ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है, इसको भी समझना चाहिए। और यह बात ऐश्वर्या रावत भी समझ रही होगी। कांग्रेस केवल इसलिए चर्चा कर रही है क्योंकि ऐश्वर्या रावत अभी बहुत एक्टिव नहीं हुई है। आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। शीला रानी रावत जब कांग्रेस से चुनाव लड़ी तो उनको तकरीबन 20,000 वोट मिले। इसके बाद जब वो बीजेपी से लड़ी, लेकिन बीजेपी में बगावत नहीं हुई, तो उनको 21,000 के करीब वोट मिले। लेकिन जब शीला रानी रावत बीजेपी से चुनाव लड़ी और बीजेपी में बगावत हो गई आसन उटियाल की, तो उस वक्त 11,000 के करीब वोट मिले। कांग्रेस लगातार मनोज रावत को वहां से टिकट दे रही है पिछले कई चुनाव से, और उनको करीब 13,000 के आसपास वोट मिलता है। इस तरीके से दो बातें एकदम साफ है। केदारनाथ में कांग्रेस के पास अपना जो पक्का वोट बैंक है वो 10-11 हजार के आसपास है, इससे ज्यादा है नहीं है। बाकी 2-3 हजार तो मनोज रावत का अपना भी होगा ही। और शीला रानी रावत के पास भी जाहिर सी बात है कुछ अपना कुछ हजार वोट बैंक रहा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर ऐश्वर्या रावत बीजेपी के लिए प्रचार करने घर से बाहर नहीं निकलती है तो उनसे सिंपैथी रखने वाला जो यह वोट है कुछ हजार, ये कंफ्यूज हो सकता है। कांग्रेस बार बार शीला रानी रावत और ऐश्वर्या रावत से सिंपैथी दिखा रही है। बीजेपी शीला रानी रावत पर बहुत ज्यादा बोलेगी नहीं इस चुनाव में, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने टिकट आसन उटियाल को दिया है, जो पार्टी के भीतर शीला रानी रावत की विरोधी थी। इसीलिए यह जो कुछ हजार वोट है जो शीला रानी रावत ने अपने व्यक्तिगत संपर्कों से कमाया अपने राजनीतिक जीवन में, अगर इसको सही दिशा नहीं मिल पाई वोटिंग से पहले, तो यह तय नहीं कर पाएगा कि जाना किधर है। कांग्रेस बार बार ऐश्वर्या रावत से सिंपैथी दिखा रही है, इसीलिए इस वोट में से कुछ वोट कांग्रेस के पास जाने का खतरा पैदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये बात समझ ही रहे होंगे। इसीलिए बीजेपी को जल्द इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐश्वर्या रावत बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में कब उतर रही है, या फिर अब वो बीजेपी के साथ ही नहीं है। चुप्पी राजनीतिक तौर पर सही नहीं मानी जा सकती है। चुप्पी राजनीतिक तौर पर ऐश्वर्या रावत के लिए भी घातक साबित हो सकती है और कुछ हद तक बीजेपी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। ऐश्वर्या रावत पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली से जब सवाल पूछा गया तो वो क्या कहते हैं, ये आप सुनिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शीला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है और बेहतर भी है। कांग्रेस ये चाहेगी ऐश्वर्या रावत चुनाव प्रचार में ना उतरे, एक कंफ्यूजन पैदा हो उस वोटर के बीच में जो शीला रानी रावत का सपोर्टर रहा है। वैसे तो कांग्रेस की शीला रानी रावत और ऐश्वर्या रावत को लेकर की जा रही सिंपैथी की बातों पर भी बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने जवाब दिया है। आप उनका यह जवाब भी सुन लीजिए, इसके बाद आखिरी बात करते हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, त्योहार का समय समाप्त हुआ और चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ेगा। टिकटों का निर्धारण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी पक्षों से बातचीत करके और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आसान उटियाल जी का टिकट फाइनल किया है। 2 बार हमारे विधायक रही हैं, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उसमें सभी की सहमति है, चाहे वो ऐश्वर्या रावत हो, चाहे कुलदीप रावत हो, चाहे वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हो, तो सभी की सहमति के आधार पर सर्वमान्य प्रत्याशी वहाँ पर उतारा गया। तो इसके कारण ही कांग्रेस आज हिली हुई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बहुत पीछे चली गई है, इससे प्रतिस्पर्धा में बहुत पिछड़ गई है। इसलिए ऐश्वर्या राय का नाम लेकर, कभी चुनाव को रोचक बनाने का नाम लेकर कहीं ना कहीं उस प्रतिस्पर्धा में बने रहना चाहती है, लेकिन सही मायने में यह है कि आज वो प्रतिस्पर्धा से बाहर है। अब ऐश्वर्या रावत का केदारनाथ उपचुनाव में अगला मूवमेंट क्या रहने वाला है, जाहिर सी बात है ये बहुत जल्द सामने आना ही आना है, क्योंकि बहुत समय बचा नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो एक्टिव होती कब है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के लिए,
कब मैदान में उतरती है, क्योंकि वोटिंग 20 नवंबर को है और परिणाम 23 नवंबर को आ जाएगा, इसीलिए बहुत लंबा समय तो बचा नहीं है। लेकिन देखना होगा केदारनाथ की जनता क्या परिणाम सुनिश्चित करती है 23 तारीख को। इस चुनाव पर, केदारनाथ उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।